नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना की पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, खास तौर पर भारत में। फिर बात करेंगे उस मास्टरमाइंड की जिसने फलौदी जेल ब्रेक कांड में कैदियों को भगाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही दिखाएंगे आपको कहां कहां गणगौर की धूम मची। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। अचानक एक फरमान सुनाया गया और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज खुद वार्ड खाली करने लगे। ये तस्वीरें दौसा के जिला अस्पताल की है। देखिए इस अस्पताल का हाल। यहां वार्ड सर्जिकल वार्ड खाली कराए जा रहे हैं। आईवी लाइन हाथ में लेकर दूसरे वार्ड में जा रहे हैं मरीज, और इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने वाला अस्पताल स्टाफ नहीं बल्कि मरीजों के अपने परिजन हैं। यहां तक कि कई मरीजों को यहां से जयपुर तक रेफर किया जा रहा है। यकीनन ये तस्वीरें डराने वाली हैं, आगाह करती हैं आपको और हमको, क्योंकि दौसा में हर रोज कोविड-19 केसों में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और केसेस को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन ने अतिरिक्त वार्डों की व्यवस्था की। इसके लिए पहले से भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। सर्जिकल वार्ड के करीब 100 बिस्तर कोविड-19 मरीजों के रिजर्व रखे जा रहे हैं। बुधवार को 112 कोरोना केस सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सर्जिकल वार्ड को भी कोविड-19 में कन्वर्ट कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने यहां मरीजों को साफ कहा कि वार्ड खाली करो, अन्य वार्डों में जाइए क्योंकि कोविड पेशेंट आएंगे। इतना सुनते सर्जिकल वार्ड में हड़कंप मच गया। वो जिस हालत में थे दूसरे वार्ड में जाने को मजबूर हो गए। दौसा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सावचेत हो गया है। दौसा के सर्जिकल वार्ड को खाली किया जा रहा है। इस वार्ड से जितने भी मरीज हैं उन मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है मेडिकल वार्ड की तरफ। जो जितने भी मरीज हैं उनको मेडिकल वार्ड ले जाया जा रहा है। ये आप मरीज देख सकते हो, इनको मेडिकल वार्ड ले जाया जा रहा है। हम आगे बताते हैं कि जो अस्पताल के जो सर्जिकल वार्ड में जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उन सभी को यहाँ पर जो ऊपर मेडिकल वार्ड है इसी बिल्डिंग में उसमें ले जाया गया है। पूरे वार्ड को खाली कराया जा रहा है ताकि जो कोविड के जो मरीज आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। यह जो वार्ड है इसको देखो करीब करीब पूरा खाली करा लिया गया है। कुछ देर पहले यहाँ पर प्रत्येक बिस्तर पर यहाँ पर मरीज था, लेकिन अब सभी मरीजों को वापस भेज दिया गया है। सभी मरीजों को ऊपर जो मेडिकल वार्ड है वहां पर भेजा गया है। देखो, और आगे की हम बात बताते हैं। ये जो मरीज हैं ये इनको सबको जो इनके जो ओपीडी जो टिकट होते हैं, इंडोर जो टिकट होते हैं वो देके यहाँ पे भेज दिया गया है कि आप ऊपर जाइए। ऊपर के जो वार्ड बने हुए हैं अलग, उनमें उनको शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए काफी स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि मरीज हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दौसा में कल जिस तरह 112 कोविड के मरीज आए हैं उसके बाद में इस तरह का निर्णय लिया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दौसा संवाददाता आशीष शर्मा के साथ। आशीष, जब शुरुआती दौर के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़े थे तब बाकायदा सरकार ने हर जिले के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे जिसके अंदर कोविड-19 पेशेंट्स को भर्ती करवाया गया था, उनको अलग से आइसोलेट किया गया था। क्या फिर से वो क्वारंटाइन सेंटर किसी जिले में नजर नहीं आते? क्या यही वजह थी कि कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और जो मरीज भर्ती थे उन्हें दूसरे वार्ड में? बिल्कुल, जैसे पिछले वर्ष जिस तरह की सावधानी बरती जा रही थी वैसी सावधानी अब नहीं बरती जा रही है। जब अचानक जो पेशेंट में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद अब जो जिला प्रशासन है और जो अस्पताल प्रशासन है वो सतर्क हुआ है। हालांकि दौसा जिला अस्पताल में 2 वार्ड अभी कुछ दिन पहले ही संचालित शुरू किए गए हैं कोविड-19 के, और अब क्योंकि कल 112 नए केस सामने आए हैं, इसको देखते हुए जो सर्जिकल वार्ड में जो सामान्य बीमारियों के जो मरीज थे जिनकी सर्जरियां हुई थी, किसी का फ्रैक्चर था, उन सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आज सुबह एक नर्स जो अस्पताल कर्मी वार्डों में पहुंचा उसने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर कोविड-19 के मरीज आएंगे, ऐसे में आप लोग को दूसरे
वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। इतना सुनते ही जो मरीज जा सकता था वो खुद ही दूसरे वार्ड में चला गया और किसी ने किसी का इंतजार नहीं किया, क्योंकि सबको कोरोना का डर भी लग रहा था कि यहाँ कोरोना पेशेंट आएंगे। हालांकि जो फ्रैक्चर जिनके मरीजों के थे, जो बिस्तर पे थे, उन मरीजों के लिए यहाँ पर ट्रॉली लाई गई, स्ट्रेचर लाए गए, लेकिन स्ट्रेचर भी जो मरीज के परिजन है वो ही उपयोग करते हुए नजर आए, क्योंकि अस्पताल में कर्मचारी कम थे, केवल एक कर्मचारी शिफ्ट करवाने में लगा हुआ था। ऐसे में यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं कोरोना को भी एक डर दिखाई देने लगा है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट कई गुना बढ़ रहे हैं। फरवरी माह में केवल 4 पेशेंट दौसा जिले में सामने आए थे। बिल्कुल आशीष, अगर सीधे तौर पर देखे जाए जो शुरुआती दौर में जिलों में क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की गई थी, वो इस बार बढ़ते हुए आंकड़ों के बावजूद भी नदारद हैं, और यही कारण है कि आम मरीजों को अस्पताल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भले ही राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हो, लेकिन इनकी पालना ना तो जनता कर रही है और ना ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली लो फ्लोर बसों में भी सीटों की संख्या से ज्यादा लोग सफर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी लगती है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि बस में सफर करने वाले और सफर करवाने वालों को कोरोना के खतरे का कोई अंदाजा नहीं। ये तस्वीरें 9A रूट पर चलने वाली लो फ्लोर बस की हैं, जो अग्रवाल फार्म से दादी के फाटक के बीच चलती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच कोविड का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोचिंग सिटी में रोज 6 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मासूमों पर दूसरी लहर की मार। कोटा में रोज 6 बच्चे हो रहे संक्रमित। परिजनों को समझाने में जुटे डॉक्टर। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। अहम अपील पर अमल जरूर कीजिए। दूसरी लहर का घातक कहर है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार वायरस का वार बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों में 4.42% संख्या 10 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इस साल चिंता वाली स्थिति है। बच्चे कोविड पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं। जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें भी लक्षण मिल रहे हैं। लक्षण मुख्यतः जो सामान्य दूसरे कोविड पेशेंट में लक्षण होते हैं वैसे ही है। मासूमों पर कोरोना का कहर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रोज 6 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अप्रैल के 12 दिनों में 60 बच्चों को कोरोना हो चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग स्पष्ट आंकड़ा पेश करने से कतरा रहा है। जेके लोन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदना के निर्देश अनुसार बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिल्ड्रन है उनको पिछली वेव में इतना इन्फेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस वेव में थोड़ा पिछली बार से ज़्यादा देखने को आया। लेकिन फॉर्चुनेटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जल्द ठीक हो जाते हैं। जेके लोन अस्पताल के उप अधीक्षक बच्चों के परिजनों को कोरोना से बचाव के लिए विशेष हिदायत भी दे रहे हैं। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। और जो घर के बाहर जा रहे हैं वो घर में एंट्री के समय एक निश्चित प्रोटोकॉल बना लें। आम तौर पर बड़ों की तुलना में बच्चों में कोरोना के लक्षण हल्के हैं और हो सकता है कि कुछ संक्रमित बच्चों में तो कोविड के कोई लक्षण न दिखें। इसलिए बच्चों के मामलों में आप ज्यादा सावधान रहिए, ठीक से देखभाल कीजिए और एहतियात बरतिए। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। सांसद निहाल चंद मेघवाल का बयान भी सामने आया। न्यूज 18 से निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि देश में बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए लोग घरों से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं।
महामारी में सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि वो मास्क लगाएं, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें, हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, क्योंकि आज की स्थिति है वो बड़ी भयानक स्थिति है। कोरोना फिर दोबारा पूरे देश के अंदर इस तरीके से फैल गया है कि आज एक दिन के अंदर 2-2 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा कि इससे बचाव करना हमारे परिवार का बचाव है, इससे बचाव करना हमारे आने वाली पीढ़ियों का और संस्कार का बचाव है। और मैं आग्रह करूंगा कि वो मास्क जरूर लगाएं, बगैर वजह घर से नहीं निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने आया। न्यूज 18 से अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोग 2 गज की दूरी और मास्क हमेशा लगाएं, लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था करने का शायद निर्णय हुआ है। कोई वीकेंड पे बात कर रहा है कर्फ्यू लगाने की, कोई रात्रि कर्फ्यू की बात कर रहा है, कोई शाम को 5 बजे से कर्फ्यू लगाने की बात कर रहा है। मैंने बीकानेर बात करी तो पता चला कि 8 बजे बाजार बंद होता था, कल से 5 बजे बाजार बंद होगा। ये उस जिले की परिस्थितियों को देखते हुए ये किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि लोग इसमें सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं जाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा करके चलें, निरंतर हाथ धोते रहें। यही सावधानियां बहुत बेहतर है। जिसको वैक्सीन लगाना है वो समय पे वैक्सीन लगाए। बात कोरोना के कहर की। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप ले लिया। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आने लगे हैं। मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसके और खतरनाक होने के संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक और जहां आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद मरीज के कोविड निमोनिया इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक। 20 to 30% पेशेंट्स के अंदर RT-PCR जिसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 70% है, वो में कोविड निमोनिया पाया जा रहा है। अतः मेरा पब्लिक एट लार्ज से ये एडवाइस होगा कि अगर आपको URI, खांसी, कफ, बुखार और कोई भी कोविड के जैसे लक्षण हो, सिम्टम हो, तो आप उसको बहुत केयरफुली हैंडल करें। थोड़ा CT स्कैन अपने डॉक्टर से मिलके उस पर ज़्यादा डिपेंड करें, भले ही RT-PCR नेगेटिव हो, बिकॉज 30% केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें CT स्कैन में काफ़ी क्लियर कोविड निमोनिया है और RT-PCR नेगेटिव है। अनफॉर्चुनेटली RT-PCR नेगेटिव होने से लोग थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, तो हमें इस स्टेज पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और अब बात प्रदेश के उस गांव की जहां लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई है। जी हां, एक दिन में 52 कोरोना केस मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा गांव में लॉकडाउन लगाया गया है। 2 दिनों की सख्ती के दौरान ही प्रशासन कोरोना के चेन तोड़ने के अभियान भी चलाएगी। गांव में ब्रेक द चेन अभियान। घोसुंडा गांव में लॉकडाउन जैसे हालात। 2 दिन की सख्ती, टूटेगी कोरोना की चेन। गांव में लॉकडाउन। चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए एक साथ 52 रोगियों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आने पर प्रशासन ने थोड़ी सख्ती करते हुए इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह प्रयास किया है कि 2 दिन तक लोगों की आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद रखी जाए और इस तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए कि लोगों को परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर राजस्थान में घोसुंडा से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, एकदम हालात वैसे ही हैं जैसे लॉकडाउन में होता है। जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। घर से निकलने की मनाही है चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा गांव में, और वजह है एक दिन में एक ही गांव से 52 कोरोना संक्रमितों का मिलना। हाल ये है कि अब घोसुंडा गांव में पिछले 7 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या 62 हो गई है। चेन को तोड़ने के लिए आज शाम 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए
जो गैर जरूरी सेवाएं हैं उनको पाबंदी लगाई है और गांव के समस्त लोगों को इसके लिए आह्वान पंचायत के मार्फत करवाया जा रहा है कि 2 दिन के लिए अपने घरों में रहेंगे और केवल आवश्यक गतिविधियां जो राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत है, जैसे मेडिकल चिकित्सा सुविधा के लिए या किसी अन्य प्रकार की कोई यात्रा के लिए बाहर जा रहा है, उनको छोड़ के बाकी सारी गतिविधियों को ग्राम पंचायत की और स्थानीय लोगों की सहमति के अनुसार 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा। दरअसल इन 2 दिनों में प्रशासन की योजना है सभी गांव वासियों का फिर से सैंपलिंग कराने की, साथ ही 45+ लोगों के टीकाकरण की, ताकि कोरोना की बढ़ती चेन को गांव में जल्द से जल्द रोका जा सके। इस 2 दिन के अंदर ही एक तरह से सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वापस की जाएगी, सब लोगों का सर्वे करके और उनका सबकी सैंपलिंग वापस ली जाएगी। साथ ही साथ में 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो वैक्सीनेशन से छूटे हैं उनको भी स्पेशल बुला के बूथ लेवल पे एक बुला के वहाँ वैक्सीनेट करवाया जाएगा। हो गया है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की दस्तक शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे कंटेनमेंट जोन का नाम दिया जा रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहा जा रहा है, मिनी कंटेनमेंट जोन कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरीके से आगामी 2 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। वो लॉकडाउन है और लोगों को इस बात को समझने की भी प्रशासन अपेक्षा करता है कि वो इस बात को समझें और कोरोना संक्रमण की जो घातकता है उससे बचने के लिए सरकार के प्रयासों में सामूहिक रूप से सहयोग करें। अब चित्तौड़गढ़ जिले के गोसुंडा में लॉकडाउन लगने के बाद प्रशासन ने जो तैयारियां की है उनके चलते कोरोना संक्रमण की चेन को किस तरह तोड़ा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने और संक्रमण की चेन को तोड़ने की प्रयास में जुटा हुआ है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। और राज्यपाल ने टीके का दूसरा डोज ले लिया। एसएमएस अस्पताल में दूसरा टीका लगवाया। राज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी है। ट्वीट कर लोगों से अपील की कि टीके के बाद भी लापरवाही ना बरतें। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय में कोविड-19 का दूसरा टीका उन्होंने लगवा लिया है। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक है, इससे बचने के लिए सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है। जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं वो निसंकोच टीका लगवाएं और टीके के बाद भी लापरवाही ना बरतें। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर जयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा है। हाल ही में जिन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कई महीनों पहले पूरा हो जाना था वो अब भी पूरे नहीं हो पाए और इसी बीच तेज हुए कोरोना संक्रमण ने फिर से चिंता बढ़ा दी। काम अधूरा कैसे हो पूरा? दूसरी लहर, फिर बढ़ी टेंशन। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कोरोना की मार। जी हां, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कोरोना की मार पड़ी है और सबसे ज्यादा असर जयपुरिया हॉस्पिटल परिसर और चांदपोल अनाज मंडी में बन रही भूमिगत पार्किंग पर देखा जा रहा है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स का काम बीते साल पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम की रफ्तार धीमी है। 2020 में दुनिया में जब कोविड ने दस्तक दी तो उसके बाद में लोगों की जिंदगी से लेकर कई चीजों की रफ्तार थम गई और उन्हीं रफ्तार में से एक रफ्तार थमी जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की। दरअसल जयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रोजेक्ट्स की जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है और उसी में से एक है जयपुर में जयपुरिया हॉस्पिटल में बन रही 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग। इस पार्किंग का काम काफी पहले पूरा हो जाना था, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल बीते साल लॉकडाउन लगा और जो मजदूर थे वो अपने घरों की तरफ पलायन कर गए, उसके बाद में इस काम की रफ्तार काफी धीमे पड़ गई। उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस जो पार्किंग है इसका काम यहाँ पर अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि इस पार्किंग का काम अभी भी 2 महीने तक पूरा होने वाला नहीं है, यानी कि अब 2 महीने बाद इस पार्किंग का काम पूरा होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीर जयपुर में जो चांदपोल अनाज मंडी है वहां पर भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी भूमिगत पार्किंग बनाई जा रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों का दावा है कि अगले 2 महीने बाद वो पार्किंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ लोक बंधु का दावा है कि 2 महीने में प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी मानते हैं कोरोना की वजह से काम पर असर पड़ा है।
अनाज मंडी जो चांदपोल दरवाजे के बाहर अनाज मंडी अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसके अलावा जो जयपुरिया पार्किंग है, दोनों ही पार्किंग अगले 2 महीने में एक्सपेक्टेड है कंप्लीशन। तो होपफुली 2 महीने में ये पार्किंग कंप्लीट होकर लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। कोविड का असर नॉर्मल लाइफ पे पड़ा है, जिस तरह से उसी तरह से हर कार्य पे इसका असर पड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं है। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी इसका असर पड़ा है, चाहे उनकी कैपेसिटी हो मोबिलाइजेशन की या लेबर को लाने की या सब मटेरियल सप्लाई की, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में लॉकडाउन कंट्री में लगता रहा है और नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, तो उसकी वजह से कुछ असर पड़ा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करके कार्य को गति दी जाए। अब अधिकारी 2 महीने में काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नहीं लगता कि इस बार भी तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी है। लोगों की लापरवाही के चलते आए दिन प्रदेश में हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सरकार की इस मुहिम में सिरोही जिले का एक दिव्यांग भी लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है। पीथापुरा के रहने वाले संजय सिंह देवड़ा न चल पाते हैं, न सलीके से हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं और तो और उन्हें बोलने में भी परेशानी है। इन सब के बावजूद संजय इन दिनों लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर दिव्यांग होने के बावजूद ये ना ठीक से सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना इनके हाथ ठीक से काम कर रहे हैं, बावजूद इसके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हालत इस वक्त देश की है उसमें आप मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और यही मैसेज देने की तस्वीरों के जरिए ये सिरोही से कोशिश कर रहे हैं। सिरोही में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। सरकार ने अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। 9वीं 11वीं की परीक्षा शुल्क में राहत मिली है। सरकार ने 10 रुपए से 25 रुपए तक फीस बढ़ाई थी। खबर दिखाई जाने के बाद फैसला निरस्त कर दिया गया। कोरोना काल में बच्चों को जरा राहत मिली। तो सरकार ने अपने आदेश निरस्त कर दिए हैं। सिरोही की खबर है जहां पर बच्चों को परीक्षा देने से पहले छूट मिलेगी। सरकार ने खुद के ही आदेश को निरस्त किया। 9वीं और 11वीं परीक्षा शुल्क में ये राहत मिली। और सिरोही से प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ बात करते हैं। प्रतीक, 10 से 25 रुपए की फीस बढ़ाई गई थी, चूंकि अब परीक्षा नहीं होनी है इसलिए इस फीस को वापस लिया गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। लगातार देखा जा रहा कोरोना महामारी चल रही है, इसको देखकर प्रदेश सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा की एग्जाम फीस को बढ़ा दिया गया था और बढ़ा दिया था। कम से कम 10 रुपए फीस थी और उसको 25 रुपए किया था, यानी कि बताया जा रहा है कि 2.5 गुना फीस को बढ़ा दिया था। लेकिन न्यूज़ 18 ने खबर की प्रमुखता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये फैसला है अपना खुद का फैसले को निरस्त कर दिया गया और 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों को अब एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ेगी और बच्चों को आगे प्रमोट करने का भी निर्णय आदेश निकाल चुकी हैं। जी अभिषेक। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बात बाड़मेर में नहीं थम रहे बवाल की। बाड़मेर में 4 दिन पहले हुई एक व्यवसायी की आत्महत्या मामले में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। देर शाम को संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ हुई वार्ता भी विफल रही।
तो लोग लगातार जारी हैं। 4 दिन पहले ये एक व्यवसायी की हत्या हुई थी और आत्महत्या इस व्यवसायी ने की और इस पर अब लगातार गतिरोध बन गया है। पिछले कई दिनों से परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। शव को नहीं लिया गया है। देर शाम को संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता भी विफल रही है। पुलिस के गुहार के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्लॉट विवाद से तंग आकर इस कारोबारी ने आत्महत्या की थी और इसमें जहां तक हमारी 4-5 दौर की वार्ताएं प्रशासन से हुई है, आश्वासन मिल रहा है, कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। हम भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। परिवार वाला हाल बेहाल है। सरकार को ठंडे दिमाग से और चिंतन करके सोचना चाहिए कि वो हमें न्याय कैसे दे सकती है। जैसा कि आपकी जानकारी में है, कल संभागीय आयुक्त महोदय और आईजी साहब पधारे थे और इनके जो प्रतिनिधि मंडल है उससे बड़ी स्वागतपूर्ण और एक तरीके से सकारात्मक दिशा में बातचीत हुई थी। फिर उसके बाद में जैसा कि आपने कल शाम का वर्जन भी लिया था और उसमें प्रतिनिधि मंडल का भी था और संभागीय आयुक्त महोदय का भी था, तो कुल मिलाकर के उन्होंने उन सारी जो बातें हुई उन पर सोच करके और जवाब देने के लिए कहा था, विचार करने के लिए कहा था। हम अभी तक उनके उन विचार का प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। बाड़मेर शहर के व्यवसायी गणेश कुमार की आत्महत्या को करीब अब 80 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक इस शव को उठाया नहीं गया है और उन लोगों की मांग है कि इनकी जो मुआवजा राशि और उन भूखों को दिलाया जाए। साथ ही साथ अन्य कई मांगों के साथ में भी परिजन अड़े हुए हैं, समाज के लोग अड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ लगातार यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। भीड़ यहाँ पर इंतजार कर रही है कि पुलिस व प्रशासन की तरफ से कुछ सकारात्मक बात इनके पास में आए ताकि ये डेडलॉक खत्म हो। लेकिन पिछले 80 घंटे से लगातार ये पूरा मामला अभी तक पेच फंसा हुआ है। किसी भी तरीके का इसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं आया है और जो शव है वो 80 घंटे से मोर्चरी के अंदर है। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही परिजनों के रो के बुरे हाल है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी तरीके का कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनाथ देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, ताजा तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? क्या समझौते की गुंजाइश बन रही है मौके पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब शाम के समय आईजी और संभागीय आयुक्त के साथ में जब इनकी मीटिंग हुई थी, उसका जो जवाब देना था वो आज शायद इनको दिया गया है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की बात जो है बैठती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये अपनी मांगों पे अडिग है। इनकी जो मांग है कि गिरफ्तारियां हो पहले, साथ में मुआवजा हो और वो जमीन का जो भूमि भूखंड है वो दिया जाए। लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन भी अब पुलिस व प्रशासन ने अपने स्तर पे कई अन्य जगहों पर भी जांच के एंगल को खंगालना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इनसे आज सुबह से किसी भी तरीके की वार्ता नहीं हो पाई है। कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया है, किसी भी तरीके की वार्ता नहीं है, न ही इनका कोई डेलीगेशन पहुंचा है अभी तक। तो ये अपने आप में डेडलॉक बना हुआ है। अभी करीब 80 घंटे हो गए, सब मोर्चरी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर लोग जमा हैं। परिजनों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि उनको सामने 4 दिन से शव रखा हुआ है किसी परिजन का। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से वो अन्न पानी पी सकते हैं। ये यहाँ की परंपरा नहीं है कि जब तक घर में शव है तब तक वो अन्न या पानी ग्रहण करे, लेकिन मजबूरन ये स्थिति। प्रेमदान, गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में शव का वहां पर रखे रहना, उसका अंतिम संस्कार ना होना काफी परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि इस व्यापारी ने खुद से सुसाइड की थी और यकीनन सुसाइड के समय इसने उन परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के बारे में भी लिखा या बोला होगा, अपने परिवार से बात की होगी। क्या उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, अभी तक कार्रवाई के नाम पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। सिर्फ वार्ताओं का दौर जारी है, क्योंकि वार्ताएं तभी सफल होती है कि कुछ कार्रवाई आगे बढ़े, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में किसी अन्य एंगल पर भी अब जांच आगे बढ़ा रही है। तो कहीं न कहीं अन्य एंगल पर भी काम हो रहा है, साथ ही इनसे वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की इनकी जो मांगे थी
उसके ऊपर कोई भी डेडलॉक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ मांगों पर पुलिस और प्रशासन ने सहमति जरूर जताई थी, लेकिन उस पर इनकी अब हामी नहीं आए तब तक किसी भी तरीके का डेडलॉक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कल संभागीय आयुक्त ने इनसे कहा था कि आपकी जो मांगे है जी प्रेम सरकार तक रखा जाएगा। जी प्रेमदान, आप नजर बनाए रखिए, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद देखेंगे लाडो के लिए हेलीकॉप्टर।